हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी के टेक। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर हम बजट 2025-26 को डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार ने एक बार फिर विकसित भारत की बात करी। यहाँ पर 4 इंजन जो हैं ग्रोथ के, उनके बारे में बात करी। मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने वाली है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। किस तरह से गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आगे बढ़ने वाली है और ओवरऑल रोड मैप क्या होने वाला है विकसित भारत की ओर, इसके बारे में पूरी जानकारी इस बजट में हमको देखने को मिलती है। साथ साथ बजट का साइज़ क्या है, क्या फिजिकल डेफिसिट रहा, क्या रेवेन्यू डेफिसिट रहा, क्या रेवेन्यूज़ रहे, क्या एक्सपेंडिचर हुए, इन सभी पहलुओं पर आज हम नज़र डालेंगे। किस स्कीम को ज़्यादा पैसा मिला है, किस सेक्टर पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम बजट 2025-26 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इसका सेशन और देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इस बजट में शुरुआत में ही 4 अहम लोगों पर नज़र डाली और बताया कि डेवलपमेंट जो हो रहा है इन 4 लोगों को माइंड में रखकर ही हो रहा है। किस पर हो रहा है, किस पर फोकस है गवर्नमेंट का? ज्ञान पर फोकस है। ज्ञान क्या है यहाँ पर? जी से आए गरीब, हमारे गरीब लोग, पुअर पीपल पर यहाँ पर फोकस किया गया है। किस तरह से उनको और सशक्त बनाया जाए ताकि वो पॉवर्टी से ऊपर आए और देश के ग्रोथ में अपना योगदान दें। फिर यूथ, युवा। ए से यहाँ पर अन्नदाता यानी कि फार्मर्स और एन से नारी यानी कि वुमेन। तो ज्ञान बेसिकली ये 4 लोग हैं जिन पर यहाँ पर गवर्नमेंट फोकस करती है और इनके डेवलपमेंट के लिए ये बेसिकली बजट में काफ़ी इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि विकसित भारत की जो तस्वीर हमको देखने को मिलेगी 2047 में वो किस तरह से रहेगी। यहाँ पर ये लक्ष्य है कि 2047 तक ज़ीरो पॉवर्टी हमको देखने को मिले, यानी कि गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाए, भुखमरी पूरी तरह से खत्म हो जाए। 100% क्वालिटी एजुकेशन, खासकर जब हम बात करें स्कूल्स की और हायर एजुकेशन की, 100% क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर हर नागरिक को उपलब्ध कराई जाए। एक्सेस टू हेल्थ केयर, देश में कहीं भी आप हों, किसी भी कोने में हो, सबको यहाँ पर क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी किसी को बाहर ना जाना पड़े। इस पर फोकस है गवर्नमेंट का। कंप्लीट कवरेज पर यहाँ पर खासकर फोकस है कि सब कवर हो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए जो सुविधा है उन पर फोकस है। 100% स्किल लेबर, नेक्स्ट हम देखते हैं 100% स्किल लेबर। और सब कैसे रहेंगे स्किल्ड लेबर? एम्प्लॉयड, ऐसे स्किल्स लोगों के पास हों कि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके और एम्प्लॉयड हो। फिर यहाँ पर बात की गई कि 70% वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, यानी कि 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, उनका योगदान हमको आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ता हुआ दिखे। इसके बाद बात की गई कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो 2047 तक इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएं। तो ये कुछ 6 पहलू हैं जहाँ पर बताया गया कि विकसित भारत 2047 में हमको किस तरह से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बजट के साइज की। कितना बड़ा बजट भारत सरकार ने इस बार पेश किया? तो 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट हमको देखने को मिलता है। 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट भारत सरकार इस वक्त हमारे सामने लेकर आई है। 50,65,345 लाख करोड़ ये बजट साइज है, इंडियन बजट का साइज है ये। फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, राजकोषीय घाटे की। यहाँ पर जो बजट एस्टीमेट आया है 25-26 के लिए वो है 4.4% तक बजट, यानी कि फिजिकल डेफिसिट रहेगा। ये बजट एस्टीमेट है, ठीक है। एक्चुअल फिगर्स तो आप जानते ही हैं, बाद में आएंगे। और 24-25 के लिए जो रिवाइज एस्टीमेट है वो कितना है? 4.8%। ये किसके परसेंट है? ये जीडीपी के परसेंट है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की बात जब हम करते हैं, फिगर्स एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिरकार पैसा आता कहाँ से गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास मेजर पैसा हम देखते हैं कि 24% पैसा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है। 24% पैसा इस क्षेत्र से आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनकम टैक्स। 22% कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? इनकम टैक्स करता है। फिर 18% यहाँ पर जीएसटी कंट्रीब्यूट करता है। 17% आपको देखने को मिलेगा कि कॉरपोरेशन टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद यहाँ पर 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। 5% यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, 4% कस्टम ड्यूटी, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्रमशः टॉप 3 टॉप 4 पता होना चाहिए। तो बोरोइंग्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और
कॉरपोरेशन टैक्स। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पैसा आ गया, पैसा जाएगा भी, तो पैसा खर्च कहाँ कहाँ होता है, कौन से वो सोर्सेज है जहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। तो हम देखते हैं कि मेजर गवर्नमेंट का जो पैसा जाता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है जब वो उनके जो शेयर्स हैं टैक्सेस के और ड्यूटीज़ के देती है राज्य सरकारों को। तो 22% पैसा यहाँ खर्च होता है। फिर 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि आपने बोरोइंग्स लिए हैं तो ब्याज देना पड़ेगा, तो 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च होता है। उसके बाद हम देखते हैं 16% पैसा गवर्नमेंट की जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उन पर खर्च होता है। पूरा जो खर्चा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का केंद्र सरकार ही उठाती है, तो 16% खर्चा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। 8% डिफेंस पर खर्चा करती है गवर्नमेंट, 6% मेजर सब्सिडीज पर खर्चा होता है। उसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर भी आपको देखने को मिलते हैं। पेंशन का परसेंटेज भी कई बार पूछ लेते हैं, तो पेंशन पर 4% यहाँ पर खर्चा देखने को मिलता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसीट्स की बात करते हैं। रिसीट्स यानी प्राप्तियाँ। तो प्राप्तियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स, और पूंजीगत यानी कि कैपिटल रिसीट्स। ये की टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो जो एस्टीमेट है इस वक्त 25-26 का, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 34.2 लाख करोड़, ये फिगर कायम है लाख करोड़ में, 34.2 लाख करोड़ के रेवेन्यू रिसीट्स हमको देखने को मिलेंगे। और कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो 16.4 लाख करोड़ के हमको कैपिटल रिसीट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि कैपिटल रिसीट से इतना पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसीट से इतना पैसा आएगा। अगर आपको ये की टर्म्स समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। की टर्म्स पर हम एक वीडियो प्लान कर सकते हैं जो आपको मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल जाएगा। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और भी कुछ टर्म्स आएंगे आगे जाकर, समझ में नहीं आते तो उन पर एक शॉर्ट वीडियो हम प्लान कर लेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। फिर हम देखते हैं जो एक्चुअल फिगर आ गए हैं 23-24 के, इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में हमने जो रेवेन्यू रिसीट था 23-24 में कितना मिला हमको, 27.3 लाख करोड़, और कैपिटल कितना मिला 17.1 लाख करोड़ 23-24 में। 24-25 का डाटा भी अभी रिवाइज एस्टीमेट के साथ ही है, एक्चुअल फिगर 31 मार्च के बाद ही आएंगे, आपको ये पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। तो पूंजीगत यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना है कि 25-26 में वो 15.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, और 25-26 में 39.4 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो ये एस्टिमेट्स हैं अपने एक्सपेंडिचर के और रिसीट्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक अच्छी बात तो यह है कि ट्रेंड हमेशा फिस्कल डेफिसिट का नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे की बात करें तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 4.4% तक हम राजकोषीय घाटे को रोक लेंगे 25-26 में, है ना। ये एस्टीमेट है, ये रहा बजट एस्टीमेट। तो फिगर की बात करें तो लगभग 15 लाख से ये ऊपर का, 15 लाख करोड़ से ऊपर की बात हो गई। ठीक है, अब जो 24-25 जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका रिवाइज एस्टीमेट ये आया है कि लगभग 15,70,000 करोड़ तक का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हमको देखने को मिल सकता है। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 24-25 जो चल रहा है, जो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। 23-24 का खत्म हो गया, उसके एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने आ गए हैं। वो क्या है, 16,54,000 से ऊपर है एक्चुअल फिगर्स। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो एक्चुअल फिगर्स आपको 23-24 के यहाँ पर देखने को मिलेंगे अराउंड 6% से नीचे है और 5% से ऊपर है। 4.8% 24 का रिवाइज किया है, और 25-26 का जैसा कि मैंने बताया 4.4 रहेगा, ये सरकार का अंदेशा है। ये फिस्कल डेफिसिट की बात करी हमने। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फिगर ये रहती है कि आप देखें तो प्राइमरी डेफिसिट, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट्स करी, उनको अगर माइनस कर दें तो क्या आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये भी घट रहा है, ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। कितना है, 0.8%। फिर रेवेन्यू डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां काट दें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये भी हमको गिरता हुआ दिखता है अराउंड
5% ऑफ जीडीपी पर रोक लेगी गवर्नमेंट, उसका ये मानना है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक टर्म आ गया यहाँ पर। कुछ जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट राज्य सरकार को देती है, और राज्य सरकार क्या करती है, उससे कैपिटल में इन्वेस्ट कर दें अगर, तो उसको अच्छा माना जाता है। तो उसको भी हम और माइनस कर दें, रेवेन्यू डेफिसिट में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो राज्य सरकारों ने कैपिटल एसेट बनाने में लगा लिया, तो उसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया 0.3% पर, इसको रोक लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं, ये जो फिगर ये एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। एक्चुअल फिगर्स यहाँ पर आपको 23-24 के देखने को मिलेंगे, 22-23 के देखने को मिलेंगे। ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में बताइएगा, एक वीडियो हम यहाँ पर प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर गवर्नमेंट मेजरली खर्चा कर रही है। तो डिफेंस की बात करें तो लगभग यहाँ पर अराउंड 9% का इंक्रीज देखने को मिलता है हमको पिछले बजट के मुकाबले। रेवेन्यू डेफिसिट जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू जो खर्चा होगा, राजस्व खर्चा होगा जो डिफेंस के क्षेत्र में, वो 4,91,732 करोड़ का होने वाला है। साथ साथ यहाँ पर कैपिटल के लिए अलग से खर्चा दिया है डिफेंस को, तो वो आता है 1,92,387 करोड़। तो लगभग 6.92 लाख करोड़ सिर्फ डिफेंस पर ही होगा, 6.92 लाख करोड़, है ना। तो 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये वाला जो पोर्शन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को प्लस कर लें तो डिफेंस पर कुल मिलाकर इतना खर्चा हो रहा है जो पिछले बजट के मुकाबले लगभग 9% ज़्यादा है। फिर रूरल डेवलपमेंट पर हम देखते हैं 2,66,817 लाख करोड़ यहाँ पर हो रहा है। होम अफेयर्स पर यहाँ पर 2,33,211 लाख करोड़। एग्रीकल्चर पर हम देखते हैं 1,71,437 लाख करोड़। एजुकेशन शिक्षा पर यहाँ पर 1,28,650 लाख करोड़। हेल्थ स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर 98,311 करोड़। इतना खर्चा यहाँ पर टॉप 6 सेक्टर्स को हमने लिया है। तो ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है। बात करते हैं कुछ स्कीम्स की, स्कीम्स पर कितना खर्चा हो रहा है। डायरेक्टली हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कई बार किस स्कीम पर कितना खर्चा हुआ। तो टॉप 15-16 स्कीम्स हमने यहाँ पर देखी हैं। आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, उसके तहत यहाँ पर गवर्नमेंट लगभग 9,406 करोड़ का खर्चा करने वाली। जितनी भी फिगर्स यहाँ पर आप देख रहे हो सब करोड़ में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली जो है, वहाँ पर लगभग 1,97,094 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 8,260 करोड़ यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने इसका स्पेशल मेंशन भी किया है, और यहाँ पर टारगेट लिया गया है कि 2028 तक 100% जो है घरों को कनेक्ट कर दिया जाएगा पाइपलाइन वाटर के थ्रू। 67,000 करोड़ इसका बजट निकाला गया है। 86,000 करोड़ बजट देखने को मिलता है हमको एमजी नरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। काफ़ी पुरानी स्कीम है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से यहाँ पर 10,230 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए यहाँ पर 54,832 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। मिशन शक्ति जो वुमेन सेफ्टी के लिए अलग से बनाया गया है, उसके लिए यहाँ पर 3,150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, जिसके तहत इंटर्नशिप ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं 2,954 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। फिर यहाँ पर पोषण न्यूट्रिशन पर और आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है, सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए, खासकर वुमेन एडल्ट जो है उनके लिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। यहाँ पर 21,960 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत यहाँ पर जो मध्यम से निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको राशन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट फूड सब्सिडी देती है और खाना प्रोवाइड करती है। उसके लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट का बजट है वो कितना है, 2,03,000 करोड़, ठीक है। खेलो इंडिया के लिए यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंडिया एआई मिशन के लिए जो अभी चालू हुआ था पिछले बजट में, हम देखते हैं उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को डायरेक्टली 6,000 रुपये साल के दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, उसके लिए 63,500 रुपीज़ दिए गए हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 2,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और नेशनल गंगा प्लान,
के लिए 3,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और भी स्कीम्स का ब्यौरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड स्कीम्स थी उन पर कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट वो आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमको इस बजट में क्या मेजर अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं जो आपको हेडलाइंस में देखने को मिल रहा होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो स्टूडेंट्स के लिए आया है वो ये है कि आईआईटीज़ में और मेडिकल की जो सीटें हैं दोनों ही एरियाज़ में हमको सीट्स बढ़ते हुए दिखेंगी। मेडिकल में बताया जा रहा है कि आने वाले 10 साल में लगभग 1,10,000 सीटें बढ़ेंगी, है ना, मेडिकल के जो पीजी और यूजी कोर्सेज होते हैं उनके तहत। आईआईटीज़ में यहाँ पर एक्सपेंशन किया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा पटना बिहार में, उसके लिए बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 6,000 से ज़्यादा सीटें हमको आईआईटी में भी देखने को मिल सकती हैं। फिर पल्सेस की बात की गई और यूरिया की बात की गई। पल्सेस में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और यूरिया प्रोडक्शन में भी हम क्या बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर। इसके लिए गवर्नमेंट अलग से प्रोग्राम चलाएगी, 5-5 साल के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। पल्सेस में हम आत्मनिर्भर बने दालों में, ठीक है। फिर जो इंडिया का पोस्ट सिस्टम, इंडियन पोस्ट सुना हुआ, इंडिया पोस्ट ना, जो डाकघर होता है, उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई काय में, पब्लिक सेक्टर लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब लॉजिस्टिक मतलब क्या, सामान को जो ले जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज़ में अब ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसको, इंडिया पोस्ट को। इंडिया पोस्ट काफ़ी काम करती है, पोस्ट के अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी काम करती है, एमएसएमई को लोन देना, किसानों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना, इसमें भी इंडिया पोस्ट का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। लगभग 1.5 लाख ऑफिस हमको इंडिया पोस्ट के देखने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, और जब उसको लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बेनिफिट हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक नई स्कीम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना के तहत लगभग 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पर उत्पादन जो होता है खासकर एग्रीकल्चर का वो कम होता है, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो कम है। तो किस तरह से वहाँ पर बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इस पर बात की जाएगी। क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने की बात हो तो वो की जाएगी। इरिगेशन की यहाँ पर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उन जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमको कृषि उत्पादन कम देखने को मिल रहा है, उस कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले और वो भी बढ़े। इसके अलावा 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 ये रिक्वायरमेंट बताई गई अगर हम क्लीन टेक्नोलॉजी या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करेगी और आने वाले समय में हमको 2033 तक 5 नए न्यूक्लियर प्लांट भी देखने को मिल सकते हैं। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, डीप टेक बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात की गई है यहाँ पर। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी हैं उनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है। तो उसके लिए पहले फंड ऑफ फंड्स बनेगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट किया जाएगा ताकि वो उन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करें और जो इंडिया है उन क्षेत्र में भी आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो है ज्ञान भारतम मिशन। बहुत ही अच्छा मिशन है। यहाँ पर जो हमारे एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, भारत की जो संपदा है, खासकर जब हम बात करते हैं साहित्य की, तो जो भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रहे हैं, पांडुलिपि रही हैं, उन सबको प्रिजर्व करा जाएगा, उनको यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में सबके सामने लाया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है ज्ञान भारतम। बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट इस मिशन के तहत प्रिजर्व करेगी, सिक्योर करेगी और डिजिटल फॉर्मेट में सबके सामने लेकर आएगी। तो बहुत अच्छा मिशन है। फिर हम देखते हैं मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट तो देखने को मिल रहा है कि लगभग 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उसकी भी चीज़ हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं जिन्होंने हेडलाइंस बनाई। आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो अभी तक जो गवर्नमेंट का कहना है कि जर्नी डेवलपमेंट की कैसे होने वाली है, उन्होंने बताया कि 4 इंजन है हमारी ग्रोथ, 4 इंजन है जिससे हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ के 4 इंजन है। कौन कौन से इंजन बताए उन्होंने, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। ये 4 सेक्टर्स हैं बेसिकली जहाँ पर हमको ग्रोथ करनी है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंजन है हमारे ग्रोथ के। तो इंजन है तो इंजन में तेल लगेगा, फ्यूल लगेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो रिफॉर्म्स करेंगे हम। रिफॉर्म्स यहाँ पर फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। ईंधन का काम कौन करेगा इंजन के लिए, रिफॉर्म्स करेंगे। स्पिरिट यहाँ पर क्या है हमारी गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशी होना चाहिए पूरा सिस्टम। ये हमारा क्या है जो काम करने का तरीका है वो समावेशी होने वाला है, ये बात की गई। और हमारी मंजिल क्या है
विकसित भारत। मंजिल क्या है यहाँ पर? विकसित भारत। हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा कोट कहा, जहाँ पर उनका कहना था, कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। जो देश होता है वो सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, वो बल्कि उसके लोगों से बनता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कोट यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा और फोकस किया किस पर? लोगों पर। क्या हम गवर्नमेंट को लोगों के लिए काम करना है और ये हमारे इंजन्स होने वाले हैं ग्रोथ के। तो एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि विकसित भारत के लिए जो मिडिल क्लास है या फिर जो एस्पिरेशन है विकसित भारत की, वो क्या है, क्या हम अभिलाषा है लोगों के अंदर। लोग चाहते हैं एक्सेलरेटेड ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ हो, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सुरक्षित हो, सिक्योर तरीके से हो और समावेशी हो। इसके बाद बताया कि जो मिडिल क्लास है उसकी स्पेंडिंग पावर, यानी कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सके मार्केट में, उसको क्षमता बढ़ानी है। मिडिल क्लास की पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ानी है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को यहाँ स्ट्रेंथ करना है, उसको शक्ति देनी है ताकि वो और इन्वेस्टमेंट कर सके, प्राइवेट लोग आगे आएँ और इन्वेस्ट करें कंट्री के अंदर, कंट्री के फ्यूचर के अंदर, कंट्री ग्रोथ के अंदर। और हाउस होल्ड सेंटीमेंट को अपलिफ्ट करना है, घरों के अंदर जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव लेके आना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है? एस्पिरेशंस है विकसित भारत की। अब एक एक करके पूरे सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे हम, जहाँ पर हमको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट किस तरह से ये पूरे काम करने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है, जिसको मैंने बताया कि 100 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू होने वाली है। फिर नेशनल मिशन आएगा हाई यील्डिंग सीड्स पर, ऐसे बीज जिससे उपज बढ़े, ऐसे सीड्स जिससे उपज बढ़े, साथ साथ पेस्ट कंट्रोल भी हो उनके साथ। ऐसी चीज़ भी देखी जाएगी कि पेस्टिसाइड्स उस पर ना लगें। क्लाइमेट रिजिलियंट भी होने चाहिए ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स भी होने चाहिए। हाई यील्डिंग सीड्स, ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। किसान अब 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं केसीसी से। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। 5 साल तक ये मिशन चलेगा, जहाँ पर कॉटन के उत्पादन की बात की जाएगी, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर पूरा ये फोकस करेगा ये पूरा मिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर बात की गई मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना को लेकर प्रोडक्शन, उसका सप्लाई चेन, किस तरह से वैल्यू एडिशन होने वाला है उसका, ये सब चीज़ें कहाँ पर होंगी? बिहार में होंगी। FPO अगर आपने सुना हो तो उसके थ्रू ये पूरा करने वाले हैं। मखाना बोर्ड बनेगा कहाँ पर? बिहार में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर MSME की बात की गई। MSMEs यानी कि क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। आपने सुना होगा लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, तो वो होते हैं MSME। तो उनके लिए अपन पहले लिमिट बढ़ाई गई है, उनकी जो डेफिनेशन है ना उसकी लिमिट बढ़ा दी है। पहले उसको देख लेते हैं। अभी तक जो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते थे, है ना, किसमें? किसी भी इंडस्ट्री को खोलने में, तो उनको माइक्रो बोलते थे, उसको अब बढ़ा दिया है, अब 2.5 करोड़ कर दिया है उसे। 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है अगर किसी कंपनी में, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज आएगी। 25 करोड़ तक की इंडस्ट्री स्मॉल कहलाएगी और 125 करोड़ तक की इंडस्ट्री मीडियम कहलाएगी। पहले लिमिट 50 थी मीडियम की, पहले स्मॉल की 10 थी, माइक्रो की 1 थी। उसको रिवाइज कर दिया है, कितना कर दिया? 2.5 करोड़ कर दिया माइक्रो को, 25 कर दिया स्मॉल को, 125 कर दिया मीडियम को। टर्नओवर के हिसाब से भी पूरी लिमिट को यहाँ पर रिवाइज किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको लोन देती है, मुद्रा लोन्स उनको हम बोलते हैं। मुद्रा लोन्स आपने सुना होगा, है ना, मुद्रा लोन्स उनको हम बोलते हैं। मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये छोटे बिजनेस हैं, बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। लगभग बताया जाता है कि अराउंड 1.4 लाख करोड़ जो है, 1.4 करोड़ जो बिजनेस है रजिस्टर्ड हैं, और 4 लाख से ज़्यादा MSMEs, 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा MSMEs इंडिया में है। इनको क्रेडिट मिल पाए, लोन मिल पाए सही समय पर, उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी लेती है। तो MSME के लिए यहाँ पर 5 करोड़ तक की गारंटी लेती थी गवर्नमेंट, अब 10 करोड़ कर दी लिमिट। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ की गारंटी लेती थी, अब उसको कितना कर दिया? 20 करोड़ कर दिया। और ऐसे MSME जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी गारंटी 20 करोड़ तक कर दी। इंडिया में 40% जो एक्सपोर्ट होता है वो MSME के थ्रू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया।
ठीक है। किस तरह से पूरा काम होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक अलग से बनाया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसकी लिमिट 5 लाख रख दी जाएगी। पहली बार जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, एमएसएमई खोल रहे हैं, खासकर महिलाएं, एससी एसटी वर्ग से जो लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 2 करोड़ तक की लोन फैसिलिटी दी जाएगी, टर्म लोन। और ये स्कीम पूरी 5 साल तक चलने वाली है। टर्म लोन मिलेगा उनको 2 करोड़ का, नए फ्रेश जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। नेशनल मिशन एक बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उत्पादन की, उस पर फोकस किया जाएगा ताकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। मेक इन इंडिया को बेसिकली यहाँ पर एक बार फिर से प्रमोट करने की बात की गई है। इसके अलावा लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स जो हैं उनको प्रमोट करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यहाँ पर एक सेक्टर के पर काफ़ी जोर दिया गया, वो है टॉय सेक्टर। बोला गया कि टॉय सेक्टर के लिए एक हब बनेगा मेजर, और मेक इन इंडिया टॉयज़ आपको ये जो ब्रांड है इसको प्रमोट किया जाएगा, क्लस्टर्स बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट करा जाएगा और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनना तैयार होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर एक बार फिर हम देखते हैं कि बिहार में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी खोला जाएगा, है ना, जहाँ पर बताया जाएगा किस तरह से फूड प्रोसेसिंग होती है, स्किलिंग दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं फुटवेयर और लेदर सेक्टर में भी बात की गई, जहाँ पर लगभग 22 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। तो उसको किस तरह से बढ़ावा देना है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट लगभग 1.1 लाख करोड़ के होते हैं इस सेक्टर से, तो इन सेक्टर्स पर फोकस करेंगे तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये आप सुन रहे होंगे, लगातार न्यूज़ में रहते हैं कई बार। पिछले कुछ बजट से गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। तो ऐसे 50,000 लैब्स और बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में आने वाले 5 साल में। ठीक है, लैब्स होते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लैब्स बन रहे हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बन रहे हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। तो यहाँ पर हर गवर्नमेंट स्कूल तक ब्रॉडबैंड पहुँचाया जाएगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट योजना जो गवर्नमेंट ने लेकर आई है वो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसकी जो स्कूल की किताब है वो आपको मिल जाएगी अब किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में। स्कूल की किताबें और हायर एजुकेशन की किताबें डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगी आपको, खासकर भारतीय भाषाओं में, किसी भी भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर 5 नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किल खोले जाएंगे। एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, इसके लिए सेंटर खोलेंगे 5 ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ। फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, लगभग 500 करोड़ की लागत से इसको खोला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजुकेशन दी जाए ताकि लोग इस क्षेत्र में आगे आएँ और कंट्रीब्यूट करें। डे केयर कैंसर सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कैंसर को जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पर ही पकड़ा जा सके, उसको ट्रीटमेंट की बात की जा सके, उसको उपचार की बात की जा सके। क्या खोल रहे हैं, डे केयर कैंसर सेंटर्स। फिर है पीएम स्वनिधि स्कीम, ये पुरानी स्कीम है, इसको फिर से रिवैम्प किया गया। कैसे रिवैम्प कर रहे हैं, इसमें भी लोन फैसिलिटी को ऐड किया गया। स्वनिधि खासकर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, बाहर आप देखते हो कि कोई फुल्की का ठेला लगा रहा है, कोई यहाँ पर सब्जी का ठेला लगा रहा है, कुछ लोग कपड़े भी बेचते हैं उन ठेलों पे, तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है। तो उनको अब लोन मिल सके बैंक से, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड उनके पास आ सके ताकि उनकी भी क्षमता बढ़ाए। तो पीएम स्वनिधि स्कीम इसके लिए है। फिर है वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग इकोनॉमी आपने सुनी हो, गिग वर्कर आपने सुने होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, खासकर जो हमारे जो ट्रैवलिंग या जो घर पे आके आपको डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी बॉयज जो होते हैं, वो अधिकतर गिग इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। कुछ काम 4 महीने यहाँ करा, 5 महीने वहाँ करा, इस तरह के जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की बात की गई। और जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली उनको मिलना यहाँ पर चालू होगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा उनका। गिग वर्कर्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर स्टेट्स को बताया जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ तक के सॉफ्ट लोन्स, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स राज्यों को, केंद्र सरकार राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी 1.5 लाख करोड़ तक के। काय के लिए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके। जल जीवन मिशन की मैंने बात करी, है ना,
60,000 करोड़ लगभग इसके लिए एलोकेट भी किए हैं और 2028 तक हर घर जल पहुंचाने की बात की गई है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हर राज्य सरकार के लिए 0.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक यहाँ पर देने की बात की गई है। फिर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जो ऐसे एसेट्स, ऐसी पूंजी जो डोरमेंट पड़ी है, जो योगदान नहीं दे रही, उसको बेचकर यहाँ पर वापस पैसा लाना और उसको फिर से सुचारू रूप से चलाना, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लाया गया है। अर्बन चैलेंज फंड 1,000 करोड़ का ये फंड बनाया जाएगा, जहाँ पर अर्बन सेक्टर्स हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनको किस तरह से और हम आगे बढ़ा सकते हैं, चैलेंजिंग फॉर्मेट से इसको लाया जाएगा ताकि लोग कंट्रीब्यूट करें। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि जो इंडिया का फिश प्रोडक्शन है वो दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है, इंडिया का फिश प्रोडक्शन। तो EEZ जो है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर फिश प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए कॉर्पस ऑफ फंड बनाया जाएगा, जिसमें 49% को 25,000 करोड़ का ये फंड बनाया जाएगा, जिसमें 49% कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर और दूसरे एरियाज से आएगा। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, जैसा कि मैंने बताया 100 गीगावाट हमको न्यूक्लियर एनर्जी से बनाना है 2047 तक। उड़ान स्कीम यहाँ पर एक बार फिर से मॉडिफाई किया गया है इसको, और बताया गया है कि हम 100 से अधिक और एयरपोर्ट्स नए बनाएंगे, लगभग 120 नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात की गई है। और यहाँ पर 4 करोड़ नए पैसेंजर्स को जोड़ने की बात की गई है। फ्यूचर नीड्स बिहार में स्पेशल फोकस हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बिहार में जो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, और कोसी कनाल के लिए यहाँ पर अलग से बात की गई है। फिर यहाँ पर स्वाहिम फंड 2, ये जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है उसमें कई बार कुछ प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, तो प्रोजेक्ट जो अटक गए उनको फिर से सुचारू रूप से चलने लगे वो, तो उसके लिए फंडिंग की कमी ना पड़े, पैसे की कमी ना पड़े, तो उसके लिए ये फंड बनाया गया है, तो उसको फिर से रिवाइज किया गया है, पहले भी आया था, अब फिर से ये फंड हमको देखने को मिलेगा। फिर ये PM रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए PM रिसर्च फेलोशिप हमको देखने को मिलेगी। फिर जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्मा, यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं, अच्छे क्रॉप्स हैं, उनकी एक बैंक बनाई जाएगी ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमको देखने को मिले और हम समझ सकें किस तरह के सीड्स हमको बनाने हैं, किस तरह के क्रॉप्स हमको बनाने हैं जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हमको हेल्प करें। फिर ज्ञान भारतम मिशन की हमने बात करी ली, और नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, खासकर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको पूरा गवर्नमेंट चाहती है कैसा हो जाए, डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए, है ना, कहीं उसमें बहुत दिक्कतें जाती हैं, तो उसके लिए नेशनल जियो स्पेशियल मिशन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर की अलग से बात की गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पर डेवलप की जाएंगी राज्य सरकारों के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों के साथ मिलकर यहाँ पर ये इसको डेवलप करने वाली है। फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा इस स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी राज्य सरकारों को। वीज़ा फैसिलिटीज़ को स्मूथ कर दिया जाएगा ताकि सैलानी आए यहाँ पर और यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बढ़े। मुद्रा लोन दिए जाएंगे, जो लोग यहाँ पर होम स्टे बनाते हैं, छोटे होटल्स बनाते हैं सैलानियों के लिए, टूरिस्ट के लिए। इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ, इस सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन की बात की गई। एक्सपोर्ट एक अनदर हमारा इंजन होता है ग्रोथ का, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ही गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, जहाँ पर MSMEs को काफ़ी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि 40% MSMEs हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट करती हैं अपनी चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी वहाँ से गवर्नमेंट को आता है, तो उसके लिए ये मिशन आएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है भारत ट्रेड नेट, इसको बनाया जाएगा। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटअप हो जाएगा, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनेगा, जहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सोल्यूशन, सपोर्ट सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा भारत ट्रेड नेट के अंतर्गत, तो इस पर जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, कैपेबिलिटी सेंटर इन इमर्जिंग टियर सिटी 2, इसको प्रमोट किया जाएगा। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, हवाई रास्ते से जो कार्गो जाता है उसके लिए भी वेयर हाउसिंग, यानी कि माल आप कहीं रख सको, वेयर हाउस बनाए जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर नया शुरुआत की गई है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भी लोन फैसिलिटी अच्छे से मिल सके। फिर यहाँ पर पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी, नेशनल बैंकिंग की हम बात करते हैं जब,
तो फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आती हैं वो इसके तहत आएंगी, नेशनल बैंकिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके तहत। रिवैम्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री होगी 2025 में, आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर की बढ़ा दी है, 74 से 100% इसको कर दिया गया है, 74 से इसको 100% कर दिया गया है। फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ टैक्स प्रपोजल्स की। गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बताया कि 7 दिन बाद वो इनकम टैक्स को लेकर और टैक्स प्रपोजल्स को लेकर एक नया बिल भी लेके आएंगी। ठीक है, फिलहाल जो मोटी मोटी बात उन्होंने बताई वो ये थी कि 7 टैरिफ रेट्स को हटा दिया जाएगा। इनडायरेक्टली जो टैक्स लगते हैं 7, उनको हटा दिया जाएगा। बहुत सारे सेस और सरचार्ज लगते हैं, उनको मर्ज करके एक बना दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी इफेक्टिव ड्यूटीज़ लगती हैं, सेसेस लगते हैं दूसरे आइटम्स पर, उनको भी कम करा जाएगा। ये मोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल हैं। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें खासकर मेडिकल के क्षेत्र में, तो वहाँ पर काफ़ी डिमांड भी थी कि जो ऐसे डिसीज़ होती हैं, जो रेयर डिसीज़ हैं, कैंसर वाली डिसीज़ हैं, उन पर टैक्सेस को कम किया जाए। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स है वो पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया है। 6 मेडिसिन पर 5% ड्यूटी लगेगी, ये लिस्ट आई है नई। 37 मेडिसिन और 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को भी एग्जाम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने टैक्स सेशन से। तो मेडिकल सुविधाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मरीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर टैक्सेशन में हमको देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जहाँ पर हमने देखा कि मेडिकल सेक्टर में भी किस तरह से टैक्सेस को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, खासकर इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो लिमिट है काफ़ी अच्छी कर दी गई है, खासकर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बोल सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है कि 12 लाख तक की अगर आपकी सैलरी है, अगर बिजनेस इनकम भी है 12 लाख तक की, तो आप पर जीरो क्या लगेगा, इनकम टैक्स। मगर बिजनेस इनकम 12 लाख से ऊपर जाती है तो आप पर टैक्स स्लैब इसके अकॉर्डिंग लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो सैलरीड क्लास है उसको 12 लाख तक तो टैक्स लगना ही नहीं है, और 12 लाख से ऊपर भी 75,000 अगर सैलरी जाती है तो वो 75,000 का टैक्स यहाँ पर जो डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन, वो ले सकता है। तो यानी कि 12,75,000 तक का रिलैक्सेशन मिल गया किसको, जो सैलरीड क्लास है, और बिजनेस क्लास को यहाँ पर 12 लाख तक का मिल गया। अब इसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है, बिजनेसमैन के लिए 12 लाख से ऊपर गई, सैलरीड क्लास के लिए 12,75 से ऊपर जाती है, तो इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप पर इनकम टैक्स लगना चालू हो जाएगा। 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख तक की जो इनकम है उस पर 20% टैक्स है, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स है, और 24 लाख से ऊपर जब इनकम हो जाती है तो डायरेक्टली 30% टैक्स आप पर लगना चालू हो जाएगा। तो इनकम टैक्स में जो बड़ी रियायत है वो ये है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा बिजनेस इनकम पर, और 12,75 हो गया सैलरीड क्लास के लिए। तो बजट जो इंडिया का था इसको हमने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और क्रेजी जीके टेक एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिसको भी इकोनॉमिक्स डिटेल में अच्छे से समझनी हो तो इकोनॉमिक्स का कोर्स आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स क्रेजी जीके टेक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में सही तरीके से टर्म्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। उस कोर्स को भी एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स अक्षय सर ने डिज़ाइन किया है जिसका नाम है 100 आवर GS कोर्स। उसको एक बार आप देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रिक्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, यहाँ पर विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाया गया है, और पूरी GS को 100 आवर में यहाँ पर फिनिश करने की कोशिश की गई है, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के समय हो या फिर आप कुछ चीज़ भूल चुके हों उसको फिर से एक बार पढ़ना हो तो कम समय में आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज के लिए RM 2.0 बैच है हमारा, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल सिविल सर्विसेज बैच आपको देखने को मिलेगा। उसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।